ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं PHFI के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। बुलंद होते हैं इरादे अगर तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, टूट जाती हैं सब चट्टानें और राहें बनती जाती हैं। कोरोना के इस संक्रमण काल में भी कई मुश्किलें हैं, कई बाधाएं हैं, लेकिन इन बाधाओं को और इन चुनौतियों को हौसले और हिम्मत से पार करने की जरूरत है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आगे जो भविष्य है वो बहुत धुंधला सा है, कुछ आगे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखिए, हौसले को डिगने मत दीजिए। बढ़े हुए मनोबल के साथ दिन प्रतिदिन अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। आने वाला समय सुखद होगा, खुशहाली भरा होगा। कोविड-19 के प्रति आपको सचेत करने और जागरूक करने के मकसद से ही आकाशवाणी पर हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर रेड्डी, जो भारत की वर्तमान स्थिति है वहां पर कोरोना से स्वस्थ होने की दर जो है वो 97% से अधिक हो गई है और हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक भी है वर्तमान स्थिति पर चर्चा। तो इस करंट सिनारियो को इंडिया में कैसे देखते हैं आप? अभी हमें कुछ प्रांतों में सेकेंड वेव अभी भी नजर आ रहा है जी, मगर कई और सारी जगहों पर केसेस काफी कम हो गए हैं और लगता है कि जो सेकेंड वेव हम कहते हैं, दूसरी लहर जी, वो लगभग खत्म हो चुकी है जी। फिर भी हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी हर प्रांत में ऐसे लोग हैं अभी जी, जिनमें पूरी तरह इम्यूनिटी बनी नहीं जी, पुराने इन्फेक्शन के जरिए या वैक्सीन के जरिए जी, इसीलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं जी। और हमें तीसरे वेव का जो हमें संभावना है जी, उससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर हम ठीक से कदम उठाएं अपने आप के रक्षा के लिए। और ये भीड़ भाड़ वाला मामला अगर हम रोक सकते हैं तो वैक्सीन की गति भी बढ़ेगी और कई सारे लोगों को रक्षा भी मिलेगी और हम तीसरे वेव का जो प्रकोप है उससे काफी हद तक बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे राज्यों में बच्चों के लिए विद्यालय फिर से खोले जाने लगे हैं। दिल्ली में एक सर्वेक्षण हुआ और उस सर्वेक्षण में 44% अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनके मन में डर है कि बच्चे कोविड नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो अगर संक्रमित हो गए तो फिर कैसे वो ठीक होंगे, उनके संक्रमण से परिवार के दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। ये जो अभिभावकों के मन में ऊहापोह की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, ये कैसे दूर होगी? उनको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर जो वो डर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जी, ताकि बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं होगा जी, और बच्चों के जरिए बड़ों को भी खतरा नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम स्कूल खोलेंगे तो एक तो देखना चाहिए कि स्कूल के अध्यापक जो हैं और दूसरे कर्मचारी जो हैं उनको हम प्रायोरिटी रूप से उनको वैक्सीन दिलवा दें। जी, और दूसरी बात यह है कि स्कूल के वातावरण में जिस हद तक संभावित हो जी, उस हद तक खुली जगह या हवा का प्रसार हो, क्लासरूम में भी और जगह पे भी। जी,
क्योंकि बंद कमरों में अगर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वायरस का प्रकोप बढ़ जाएगा जी। तो जो वेंटिलेशन वाली बात है उसके ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तीसरा यह है कि मास्क तो पहनना ही है जी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। बच्चे अगर भीड़ में इकट्ठा होने का संभावना है जी। तो क्लासेस को भी स्टैगर कर सकते हैं, कुछ सेक्शंस को सवेरे कुछ सेक्शंस को दोपहर में या ऑल्टरनेट डे, इस प्रकार का भी हम क्लासरूम में भीड़ ना होने का हम उपाय लगा सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी ये बिल्कुल आवश्यक है कि जिस हद तक हम मास्क पहन के चलें और भीड़ भाड़ ना होने दें और हवा का प्रसार होने का इंतजाम करें तो तब काफी बचाव हो सकता है जी। मगर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हालांकि बच्चों का जो इन्फेक्शन होने का, संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा इसलिए कि जब क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगे जी। और घर के बीच में और स्कूल के बीच में, घर और स्कूल के बीच में यातायात भी चला होगा जी। तो संक्रमित होने का कुछ तो डर है जी। के बचाव के साधन भी हम अपना सकते हैं जी। मगर बच्चों में बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी होने का खतरा अभी भी कम है। ये कई सारे देशों में पाया गया है, कई ऐसे देशों में भी जहां पे डेल्टा वायरस अभी तक काफी छा चुका है, वहां पे भी हालांकि बच्चों में संक्रमित होने का जो खतरा है वो तो है और बच्चों का जो संख्या है जो संक्रमित हुए हैं वो भी कुछ बढ़ गया है मगर उनमें तीव्र बीमारी होने का वैसे कोई ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा। एक आध देशों में जहां पे इंडोनेशिया वगैरह में कुछ इस प्रकार के खबर आए हैं मगर वहां पे मेरे ख्याल से जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक से कदम नहीं उठाए मगर बाकी सारे देशों में यही पाया गया कि बच्चों में उतना ज्यादा खतरा नहीं है। जी। फिर भी बचाव के साधन अपनाना चाहिए बड़ों को भी और बच्चों को भी और जब स्कूल खुलेंगे तो ये देखना चाहिए कि स्कूल के कर्मचारी अध्यापकों को वैक्सीन लग चुका होगा तो अच्छी बात है मगर फिर भी ये जो मैंने कहा कि भीड़ भाड़ न होने दें और जिस हद तक हो सके उस हद तक हम क्लासेस को स्टैगर कर दें, टाइमिंग्स बदल दें ताकि क्लासरूम में एक बार संख्या कुछ कम कर दें, बारी बारी से क्लास चलाएं और मास्क सबको पहनने का आदेश दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, आप स्वयं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे लोग अब भी हैं जो हृदय रोग की समस्या से परेशान रहे, जिन्होंने अपनी एंजियोप्लास्टी कराई या जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अब वो लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोविड टीका लगवाया तो उनके शरीर में रक्त के थक्के जम जाएंगे, उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इस तरह की जो शंकाएं हैं उनके मन में, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये गलतफहमी से दूर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिनको दिल का बीमारी हो चुका है, हालांकि वो दवाइयां ले रहे हैं और अभी उनको कोई खास दिल का बीमारी का खतरा फिलहाल तो नहीं है। अगर कोविड का बीमारी लग जाए तो सारा शरीर के ऊपर वो कोविड हमला करेगा और खास करके खून के नालियों के ऊपर हमला करेगा और दिल और दिमाग के खून के प्रसार में वो रुकावट भी हो सकता है। खून गाढ़ा होकर जम के वो खून के नालियों में रुकावट पैदा करता है और सारे और भी खतरे हैं जो दिल के ऊपर हो सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि वो खतरा उठाने के बजाय वो वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे और किसी व्यक्ति के मुकाबले में ऐसे व्यक्ति को जिनको दिल का बीमारी है उनमें कोविड के बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा होगा। और वैक्सीन से कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैक्सीन से इस प्रकार के दिल के ऊपर कोई खास दुष्परिणाम नहीं होंगे, बुरा प्रभाव नहीं होगा।
कुछ अमेरिका वगैरह देशों में कुछ युवा व्यक्तियों में कुछ मायोकार्डिटिस वाली बात हुई, जिनके ऊपर कुछ असर पड़ा कुछ युवा लोगों में, तो वो भी जल्द से जल्दी ठीक हो गया। पर जिनको अभी दिल का बीमारी है, उनको तो कोविड का बीमारी का तो इतना ज्यादा खतरा है कि वैक्सीन को लगवाने बिल्कुल आवश्यक है, उनको प्रायोरिटी भी दी जा रही है। तो वैक्सीन से पीछे हटना ये गलत बात होगी, अविवेक होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेड्डी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन लोगों को पहले हृदय से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, उनके लिए भी कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इस संक्रमण से बचाव के लिए एक कारगर हथियार भी है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। जी नमस्ते। और डॉक्टर सर मैम कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे जो वैक्सीन अगर मान लीजिए पहला वैक्सीन कोविशील्ड लग जाता है तो सर कितने दिन के बाद लगता है, या वो वैक्सीन लग जाता है तो वो कितने दिन के बाद लगता है, थोड़ा इस पर कुछ बताएंगे सर? धन्यवाद। अभी वैक्सीन जो उसी के बारे में शायद आप पूछ रहे हैं। तो कोवैक्सीन का अभी 4 हफ्ते का अंतर है पहला और दूसरे डोज में। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोविशील्ड का डोसेस में पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 12 या 16 हफ्ते का अंतर हो सकता है, और वही अभी चल रहा है, वही पॉलिसी अभी अमल में है। जी बिल्कुल। जो सरकार ने और आईसीएमआर ने मानक तय किए हैं दोनों वैक्सीन की अवधि को लेकर, आपको उसका पालन करना है, और अगर आपने पहली डोज ले ली है तो फिर निर्धारित तिथि में अपनी दूसरी डोज भी जरूर लें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दीपक पासवान जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरे तरफ से डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी ये सवाल है सर, जैसे मेरी माँ को सर हार्ट का प्रॉब्लम है सर, और वो वैक्सीन लेने से मतलब घबराती हैं सर, वो मुझे जानकारी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद सर कोई उनको दिक्कत तो नहीं होगी सर, इसके बारे में जानकारी चाहिए सर। जी डॉक्टर रेड्डी। आपके माता जी को समझाइए कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, वैक्सीन से उनको फायदा होगा। खास करके जो लोग बुजुर्ग हैं, उम्र काफी बड़ा है, उनको कोविड की बीमारी से काफी खतरा है युवा लोगों के मुकाबले में। तो उनको समझाइए कि वैक्सीन से डरने वाली बात ऐसी कोई नहीं है और वैक्सीन लेने का ही फायदा है। राजधानी दिल्ली ये भी समझाइए कि अगर वैक्सीन नहीं लें और उनको बीमारी हो जाए, क्या केवल उन्हीं को खतरा नहीं होगा, बाकी घर वालों को भी खतरा होगा। उनके दिल में आपके प्रति और बाकी सदस्यों के प्रति जो प्रेम है, जो लगन है, तो उसके आधार पर आप समझाइए कि उनके हित में भी है और परिवार के दूसरे सदस्यों के हित में भी है उनको वैक्सीन लगाना। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्कार। अक्सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 12 अप्रैल इसी साल एक पेशेंट एडमिट हुआ कोरोना के केस के अंदर। तो उसकी एक प्रॉब्लम ये हुई, उसने जैसे ही घर फोन किया तो उसको एक खबर मिली कि उसकी मिसेज आईसीयू में भर्ती है। तो उसी समय वो व्यक्ति डेथ हो गई उसकी। वो ये इसका कारण क्या हो सकता है? जी डॉक्टर रेड्डी। घर पे पहुंचने के बाद क्या खबर मिली उनको? उनको ये खबर मिली कि उनकी पत्नी आईसीयू में भर्ती हैं और इसके तुरंत बाद उनका निधन हो गया। उसका वैक्सीन से तो ताल्लुक नहीं है, मगर दिल के ऊपर आघात हो सकता है। कई बार अगर कोविड के जमाने के पहले भी कई बार ये पाया गया है कि कोई बुरी खबर मिलते ही दिल के ऊपर असर पड़ सकता है, दिल का गति माने उसमें खराबी हो सकती है, जो हम अरिथमिया कहते हैं, और वो एकदम आकस्मिक मृत्यु जो कहते हैं, सडन डेथ हो सकता है।
तो इसीलिए वैक्सीन या कोविड से ताल्लुक नहीं है ये। अगर कोई बुरी खबर सुने तो दिल के ऊपर इस प्रकार का आघात हो सकता है। दिल्ली से ही अहमद हसन जी जुड़ गए हैं। अहमद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता था कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में एक में 4 हफ्ते का और दूसरे में 12-16 हफ्ते का जो डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? जी डॉक्टर रेड्डी जी, ये जो अवधि है आमतौर से जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं इस वैक्सीन के ऊपर, जो पहले कुछ महीनों पहले जो ट्रायल्स किए गए हैं उसके नतीजे के ऊपर आधारित है। कोवैक्सीन का ट्रायल में 4 हफ्ते का ही अंतर रखा गया था। कोविशील्ड के वैक्सीन में पहले 4 हफ्ते का ही अंतर रखा गया था ब्रिटेन में, और उसमें कुछ कारणों की वजह से उन्होंने 3 महीने तक भी कुछ लोगों को वैक्सीन दिए थे, और उन्होंने पाया कि 3 महीने के बाद में जिनको वैक्सीन मिला उनमें काफी अच्छा इम्यूनिटी का सबूत मिला उनको। तो उन्होंने कहा कि फिर 4 हफ्ते के बजाय हम 3 महीने के बाद में ही देंगे, ताकि शायद दूसरा डोज थोड़ा देरी से देने से इस वैक्सीन का महत्व और बढ़ सकता है। तो उन्होंने 3 महीने का अवधि बना दी ब्रिटेन में, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन ब्रिटेन में ही बना था और उसके ट्रायल्स ब्रिटेन में ही ज्यादातर चले थे। जी। हमारे यहाँ जो कोविशील्ड है वो भी एस्ट्राजेनेका का ही वैक्सीन है। तो हमारे सरकार ने भी यही तय किया कि वही विधान वो अपनाएंगे, वही अवधि यहाँ पे वो अमल करेंगे। जी बिल्कुल। किरोड़ी लोनी से मोहम्मद यामीन जी हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। मैं यामीन भाई रेडियो वाला किरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर दरअसल मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोगों को जो कोविड हो गया है उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आजकल, चलने फिरने में दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई क्या उनको कुछ? और ये जानना चाह रहा जिन लोगों को 3.5 महीने हो गए एक वैक्सीन लिए, दूसरी नहीं मिल पा रही है, क्या उनको ऐसा ही असर करेगी दूसरी फिर लेट में? जी, 2 अलग अलग सवाल हैं डॉक्टर रेड्डी। तो लॉन्ग कोविड के बारे में तो मैंने सुना कि कुछ महीनों के बाद में भी उनको कोविड के या कोई बीमारी के लक्षण अभी भी हैं। जी। ये दुनिया में हर जगह ये पाया गया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे कुछ देशों में 10% तक, कुछ देशों में 20% तक ये पाया गया कि 12 हफ्ते के बाद में भी कोविड के लक्षण कईयों में नजर आए। 4 और 12 हफ्ते के बीच में तो और ज्यादा लोगों को भी नजर आए, और 3 महीने के बाद में भी जिनमें ये लक्षण नजर आते हैं तो उनको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। और ये वायरस का एक लक्षण माना जा रहा है अभी कि ये केवल तीव्रता से अक्यूट बीमारी पैदा करने के अलावा काफी लंबी बीमारी भी कुछ लोगों में पैदा कर सकती है। इसके कारण क्या है ठीक अभी पता नहीं चला। ये हो सकता है कि शरीर में जो इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है उसका भी असर हो सकता है। जो इन्फ्लेमेशन पैदा हुआ है वो ठीक जल्द से ठीक नहीं होने की वजह से ये अभी बीमारी के लक्षण अभी भी चल सकते हैं काफी लंबे अरसे तक। तो इसीलिए ये लॉन्ग कोविड के बारे में काफी रिसर्च हो रहा है जी। और ये मैंने जैसा कहा कई देशों में पाया गया है, मगर कईयों में ये कुछ ठीक भी हो गया है, कुछ दिनों के बाद में ठीक भी हो गया है। तो इसीलिए पौष्टिक आहार, एक तरीके से खुले हवा में घूमना और तंबाकू और दारू से दूर रहना और मनोबल बनाने के लिए जो साधन अपनाने हैं योगा वगैरह का, इस प्रकार के साधन अपनाने से भी हो सकता है कि कोविड जल्द से, ये लॉन्ग कोविड भी जल्द से ठीक हो जाएगा जी। अभी कहना मुश्किल है कि कोई दवा है या नहीं इसके लिए, उसके ऊपर भी अभी रिसर्च चल रहा है।
जो दूसरा सवाल था डॉक्टर रेड्डी, वो ये कह रहे थे कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के 3.5 महीने बाद अब दूसरी डोज के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो क्या वैक्सीन का असर होगा? जी, अभी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का असर एकदम कम हो जाएगा। हाँ, जरूर उसका असर थोड़ा बहुत तो कम होगा, मगर जल्द से जल्दी जब कभी भी स्लॉट मिले तब लगवा लीजिएगा जी। ऐसा नहीं है कि आज तक एकदम असर होगा, बहुत ही अच्छा असर होगा और कल से एकदम असर बंद होगा, ऐसा नहीं है। वो हल्का हल्का ही कम होता है, तो कुछ तो असर होगा, बन के रहेगा, मगर क्योंकि असर समय बीतने से कम हो जाता है, बेहतर है कि जैसा ही आपको वैक्सीन मिलने का मौका मिलता है तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा, दूसरा डोज भी। मुंबई से राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जैसे छोटे बच्चे का तो वैक्सीन नहीं है जी, तो क्या ये जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन मिलता है वो वैक्सीन लेने से छोटे बच्चे को कुछ फायदा हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि सपोज कि किसी को कोरोना से वो संक्रमित हुआ हो या दूसरे तीसरे दिन उसने वैक्सीन ले ली हो और बाद में उसको पता चले कि मुझे कोरोना हुआ था, तो क्या वो वैक्सीन का फायदा उसको होएगा कि नहीं होएगा? दोनों ही सवाल बहुत बढ़िया है डॉक्टर रेड्डी। पहला ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का प्रभाव कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर होगा? अभी तक उसका ऐसा कोई सबूत नहीं है। हालांकि कोई भी वैक्सीन लगाने से नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी के साथ साथ बढ़ जाती है कुछ, मगर इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने से कोविड का बीमारी से बचाव हो सकता है। जी, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन से जो रक्षा मिलती है इन्फ्लुएंजा से, तो वो उसके लिए आप वो वैक्सीन दिलवा दीजिएगा, मगर ये आशा मत रखिएगा कि कोविड से पूरी तरह बचाव होगी उसके जरिए। दूसरी बात जो आपने पूछा जी, कि बीमारी होने के बाद अगर आप बीमारी के समय या बीमारी के थोड़ी देर के बाद ही आप वैक्सीन लेने से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसा है। आमतौर से हम ये सलाह देते हैं कि अगर बीमारी के लक्षण है जी, और कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है तो कम से कम 2 हफ्ते रुक जाइए वैक्सीन लगाने के पहले। मगर अभी तक तो 3 महीने का अवधि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि क्योंकि इन्फेक्शन से भी कुछ इम्यूनिटी बनता है जी। मगर अगर आप इन्फेक्शन के दौरान आप वैक्सीन लगा चुके हैं क्योंकि आपको पक्का पता नहीं था कि कोविड की बीमारी थी, उससे ऐसी कोई नुकसान नहीं होगी, क्योंकि जो बीमारी से जो इम्यूनिटी बन रही है ये कोविड का वैक्सीन लगने से एक तरीके से बूस्टर डोज का असर करेगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी। मगर अगर आपको पक्का पता चलता है कि ये कोविड की बीमारी है, टेस्ट भी पॉजिटिव निकला, तो सरकार का यही आदेश है कि 3 महीने तक रुक जाइए, क्योंकि बीमारी से जो इम्यूनिटी बनती है वो हो सकता है 3 महीने तक रहे और उसके बाद में आप वैक्सीन लगवा लीजिए। बिल्कुल ठीक। नई दिल्ली से तापस जी जुड़ गए हैं। तापस जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपको मेरा प्रणाम और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। जी सर, मैं सोच रहा हूँ जो हमारा जो गरीब तबके का जो बच्चा है, मिडिल क्लास का जो बच्चा है, ये तो शिक्षा से वंचित हो रहा है। कब तक चलेगा ये कोरोना वायरस का तांडव लीला? शिक्षा से बच्चे वंचित हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना संक्रमण से कब मुक्ति मिलेगी? हमें भी इसी का फिक्र है कि बच्चों का स्कूल बंद हुआ है और उनके शिक्षा के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, मगर हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजने का भी मौका आएगा अभी। मगर ये सबसे मान के चलना चाहिए, प्रधान बात यही है कि कोरोना के ऊपर हम थोड़ा बहुत काबू पाना चाहिए और उसके लिए 2 ही साधन है। एक तो ट्रांसमिशन कम करने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, और दूसरा जब कभी भी मौका मिले तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ महीनों में या अगले साल की शुरुआत में ये कोरोना का प्रकोप विश्व भर में भी कम हो जाएगा और हमारे यहाँ पे भी कम हो जाएगा, अगर हम सब्र के साथ अकलमंदी भी इस्तेमाल करें और हम ये
बिल्कुल लापरवाही से दूर रहें और ये जो हमें बताया गया कि मास्क पहन के चलिए, भीड़ भाड़ में शामिल मत होइए, खुली हवा में ज्यादातर काम कीजिएगा, इस प्रकार के सलाह हम मान के चलें तो हो सकता है कि साल के अंत तक हमें कोरोना का खतरा जो है दूर होते हुए नजर आएगा। दिल्ली से ही रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा था जैसे मैंने वैक्सीन लगवाई है अभी 2nd डोज जी, तो उसके बाद क्या मैं लाइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ? अगर नहीं तो कब मैं करूँ? जैसे घर में एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर सकता हूँ या नहीं? जी डॉक्टर रेड्डी। कर सकते हैं। आमतौर पर जिनको वैक्सीन लग चुका है, एक आध दिन तक थोड़ा सा आलसता होगी, हो सकता है थोड़ा बदन में दर्द हो या कभी कभी हल्का सा बुखार भी हो सकता है। अगर आपको इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं नजर आए अपने आप में तो आप एक दिन और भी रुकने की जरूरत नहीं है। पर वैसे भी वैक्सीन लगाने के 1-2 दिन के बाद में आप बिल्कुल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई हिचक नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी अपना स्कूल खुल जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे जी, तो अगर वहाँ जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट में तो बच्चे जाएंगे, अगर कोई बच्चा वायरस से मतलब अगर उसको कोरोना है और वो टॉयलेट में जाएगा तो दूसरे बच्चे को होने की संभावना है क्या इसमें? जी डॉक्टर रेड्डी, कई तरह की शंकाएं हैं लोगों के जहन में। देखिए, कोरोना का वायरस जो है हवा के जरिए ही फैलता है और टॉयलेट में यही खतरा है कि अगर बहुत ज्यादा लोग एक बंद कमरे में या जहाँ पे ज्यादा हवा नहीं है वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे और कोई खांसने लगा तो वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ता है जी। और केवल टॉयलेट में जाने से वायरस का खतरा नहीं बढ़ेगा। असली चीज जो है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ ना हो और जिस हद तक हो हवा का प्रसार हो। तो इसीलिए टॉयलेट में जाने के लिए बारी बारी से जाने के लिए बच्चों को कहना चाहिए, मगर केवल टॉयलेट के वजह से ही कोरोना का वायरस एक दूसरे से संक्रमण नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? अभी कोरोना गया नहीं, विश्व भर में अभी वो मौजूद है, अपना रूप बदल रहा है, इसीलिए अकलमंदी से काम लीजिए, सब्र रखिए, मगर हौसला मत खोइए, मास्क पहनिए, मगर दिल को आप बिल्कुल समझाइए और दिमाग को भी समझाइए कि कोरोना का प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है, वो अपने आप का रक्षा करना, दूसरों का भी रक्षा करना और वैक्सीन लगवाना। जी बिल्कुल। हम ये करते जाएंगे तो हम साल भर के अंत तक शायद कोरोना से मुक्त होने का शायद हमें आश्वासन मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपको भी और श्रोताओं को। जैसा कि डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, सुखद समय बहुत जल्द आने वाला है, कोविड नियमों का पालन करिए और कोविड टीका जरूर लगवाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी PHFI के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं